मध्य प्रदेश इन दिनों धर्ममय है। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी का त्योहार यूं तो हर साल मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार यह अभूतपूर्व उत्साह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद हुआ है। उनके निर्देश के बाद सरकारी स्तर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में छिपे लोक कल्याण के संदेश को जन सामान्य के सामने लाने के लिए श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, वहां तीर्थ स्थलों का विकास होगा। श्री कृष्ण के 4 धाम, सांदीपनि आश्रम उज्जैन, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की। नारायण धाम महिदपुर, यहाँ श्री कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई। अमझेरा धाम धार, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। जानापाव इंदौर, परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। ये चारों तीर्थ योगेश्वर भगवान कृष्ण की लीलाओं का संदेश देंगे। जन्माष्टमी का पर्व हम सबके लिए सौभाग्य का है और हमारा और ज्यादा भगवान कृष्ण के जीवन में उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब वह शिक्षा ग्रहण करने आए तो शिक्षा का महत्व क्या है भगवान कृष्ण ने बताया है। उनके जीवन के पुरुषार्थ पराक्रम में से एक रुक्मिणी नामक बड़े महायोद्धा से युद्ध का मौका भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भगवान ने विनम्रता से परशुराम जी से अगर सुदर्शन चक्र पाया तो वो भी महत्व की जगह है। ऐसे कई मौके हैं जिन भगवान कृष्ण के इतिहास को मध्य प्रदेश से जोड़कर जीवंत करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार इसमें पूरे आनंद के साथ, जैसे हम अपने सभी त्योहार सभी धर्मों की चिंता करते हैं, जन्माष्टमी का भी धूमधाम से इस प्रकार से आनंद उठा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश से सामुदायिक विकास की अवधारणा पर भी काम करने जा रही है। गौ, ग्राम और गीता, हर विकास खंड में बरसाना की तर्ज पर एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जाएगा। वृंदावन ग्राम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रसार किया जाएगा। वृंदावन ग्राम गांव होंगे जहां 60% खेती, गौशाला संचालन और दुग्ध उत्पादन हो रहा। वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। हर नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र भी बनेगा। गीता भवन में पुस्तकालय, पार्किंग और कैफेटेरिया होगा। गीता भवन ऐसी जगह बनेंगे जहां लोग पैदल पहुंच सके। गीता भवन में बुजुर्गों, सामान्य पाठकों और छात्रों के लिए अलग अलग रीडिंग रूम होंगे। 10 गायों से अधिक गाय पालने वाले गौपालकों को अनुदान देगी सरकार। गौपालकों से दूध खरीदने के साथ सरकार उन्हें अनुदान भी देगी। खिड़क और कांजी हाउस के स्थान पर गौशालाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये कदम न केवल आस्था बल्कि जन कल्याण से भी जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। वो सरकार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ने के आरोप लगा रही है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में गोकुल ग्राम बनाए गए थे। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता आज तक उन गोकुल ग्रामों को ढूंढ रही है। 29 गाँव को गोद लिया गया, उन गाँव को भी आज तक जनता ढूंढ रही है। अभी मध्य प्रदेश की जनता राम पथ गमन ढूंढ रही है। 20 साल में नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब कृष्ण बनाना चाहती है, अच्छी बात है। भगवान के नाम पर कोई संकल्प सरकार ले तो उसकी पूर्ति करे। झूठे संकल्पों का फल भगवान उन्हें दे चुके हैं। अयोध्या हार गए, त्रिकूट हार गए, सीतापुर हार गए, रामेश्वरम हार गए। प्रभु राम सब देख रहे थे, अभी प्रभु कृष्ण भी सभी देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पर्याय है। उनके आदर्शों के माध्यम से ही विश्व ने भारत को जाना है। उनके आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा से विश्व फिर से भारत को जान सकता है। राजनीतिक सूक्ष्म दृष्टि, दुष्टों, राष्ट्रद्रोहियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का दलन, वचन पालन का संकल्प, राष्ट्रहित में आत्मसमर्पण का व्रत, निष्पाप लोगों की मुक्ति, विषमताओं का उन्मूलन, विभेदों में सामंजस्य, परस्पर शत्रुता का निवारण, स्वयं स्वीकृत आत्मसंयम, राष्ट्र कार्य में सबका सहयोग, राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश और इन सब की पूर्ति के लिए सत्ता का भी त्याग, जैसे श्री कृष्ण ने प्रबंधन गुण भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं सांस्कृतिक मूल्य मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के प्रयासों की इसी दिशा में बढ़ा एक कदम कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन और मुरली वाले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। डॉक्टर मोहन की मोहन भक्ति से मध्य प्रदेश को मिलेगी कौन सी शक्ति? क्या धार्मिक महत्व का केंद्र बिंदु बनेगा मध्य प्रदेश? गीता, गौरक्षा और ग्राम विकास से पूरी होगी विकास की आस? धर्म पथ पर सरकार, इस पर भी क्यों सियासी रार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के एक ऐसे विषय को प्रकाश में लाया है जो निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है। भगवान कृष्ण हमारे यहाँ सांदीपनी आश्रम में पढ़े, शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की, ये सबको पता होगा। 64 कलाओं में पारंगत हुए, ये सबको पता होगा। लेकिन शस्त्र भी उन्हें इसी मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर मिला। जाना पाव में उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया। तो ये जो धार्मिक महत्व के, आध्यात्मिक महत्व के अद्भुत घटनाक्रम मध्य प्रदेश की इस धरा पर हुए, उन सब को प्रकाश में लाकर विश्व के पटल पर, विश्व जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के विषय में बहुत जानना चाहता है, बहुत कौतूहल रहता है, उसको खोजना चाहता है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत भगवान कृष्ण जी के जीवन चरित्र के जो भी अद्भुत पल इस मध्य प्रदेश में व्यतीत उन्होंने किए, तो श्री कृष्ण पाथे के नाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मोहन यादव सरकार ने कई निर्णय लिए कि श्री कृष्ण पाथे, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से कैसे सांदीपनी आश्रम पहुँचे, यहाँ कैसे माँ रुक्मणी से उनका विवाह हुआ, कैसे वो द्वारिका गए, उन सभी धार्मिक महत्व के स्थलों को विकसित करेगी सरकार। साथ में हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खेती किसानी पर निर्भर है, तो गौपालकों को अनुदान देगी और गीता, गौरक्षा और ग्राम विकास से पूरी विकास की आस होगी। हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन बनेगा। कांग्रेस कह रही है कि भगवान राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की, मंदिर का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया, अब इनके पास मुद्दा नहीं था तो ये कृष्ण को खोज लाए और अब प्रभु श्री कृष्ण के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ राम के नाम पर राजनीति करी वहाँ उनको हार का सामना करना पड़ा और कृष्ण भगवान के नाम पर राजनीति में भी उनकी यही दशा होने वाली है। तो क्या ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास की इस कार्यशैली को, सरकार के इस निर्णयों को विपक्ष राजनीति की दृष्टि से देख रहा है या वाकई में इस प्रकार की व्यवस्था है? सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों की ओर। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं। केदार सिरोही जी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की संध्या पर, पूर्व संध्या कहना चाहिए, अभी भी उनके जन्म को अर्ध मध्य रात्रि उनका जन्म हुआ है, तो पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वाणी जी, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को, जो उनका जीवन चरित्र मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उस धार्मिक महत्व को, उस आध्यात्मिक महत्व को श्री कृष्ण पाथे योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार वैश्विक पटल पर उसे लाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अन्य धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, उनका संवर्धन संरक्षण हुआ है, तो उस जगह पर अपने आप में एक रिलीजियस इकोनॉमी डेवलप हो गई है, एक धार्मिक पर्यटन वहाँ शुरू हो गया है, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और उसका फर्क पूरी अर्थव्यवस्था पर उस क्षेत्र की पड़ा है। तो ये इतने धार्मिक महत्व के
बिंदु हैं जिससे मतलब मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण भगवान ने पढ़ाई की, ये सब जानते हैं, वो आश्रम में पढ़े सांदीपनि जी के, लेकिन बाकी जो अन्य कि कहाँ उन्हें जाना पाऊँ मैं, भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, शस्त्र भी यहीं मिला और शास्त्र भी यहीं मिला, कलाएं भी यहीं मिली, महाविद्या भी यहीं मिली। तो अगर उसको वैश्विक पटल पर सरकार ला रही है, अब जब चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक हथकंडा मात्र है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं साथ में जुड़े हुए महानुभावों को और आपके दर्शकों को इस महापर्व की संध्या पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी, मंगल कामनाएं दूंगी। आप स्वस्थ और समृद्ध रहें। इसके साथ ही देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी में विकास की बात करते हैं तो हम विकास भी और विरासत भी, ये दोनों चीजों का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस आध्यात्मिक खोखलेपन पर पहुंच गई है, इसलिए उनका ध्यान नहीं जाता है इस पहलू पर कि हम यहाँ पर जो विकास की बात कर रहे हैं उसका संबंध केवल समरसता से नहीं है, उसका संबंध हमारे संस्कारों से है, परंपरा से है, संस्कृति से है। भगवान कृष्ण की जब हम चर्चा करते हैं तो हम उनकी कूटनीति के ज्ञाता थे, वो बहुत अच्छे योद्धा थे, सर्वश्रेष्ठ मित्र थे, कर्म उनके लिए सर्वोपरि था, वो एक मैनेजमेंट गुरु थे, वो इसके साथ में प्राकृतिक प्रेमी भी थे। तो जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन को हम धरा पर ऐसे उतारते हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम पर्यटन मतलब इसकी टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक स्पिन मिलता है, एक चर्निंग पॉइंट मिलता है, एक बढ़ावा मिलता है, तो उससे लाभ अनेकों दिशाओं में फैलता है। तो इसमें बुराई क्या है? और आपने एक चीज और बोली कि अब तो चुनाव भी नहीं है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है धरा पर जो लोग हैं इस राज्य में उनको लाभ पहुंचाना, ना कि हम केवल चुनाव के दृष्टिकोण से अपने कार्य संपन्न करें। हम लगातार 24 घंटे 365 दिन इस प्रदेश की जनता के हित कार्यों में लगे हुए हैं और यहाँ पर कैसे विकासवाद हो, यहाँ पर कैसे हम विश्व पटल पर ये सब चीजों को लेके आए, उसकी योजनाएं हो रही हैं और योजनाओं को धरा पर हम उतार रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो इन सब चीजों पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जैसे हम विगत दिनों में भी देख चुके हैं। इनके जो नवाचार हैं उनकी सराहना सब जगह हो रही है, इनकी तारीफ हर कोई कर रहा है, तो साधुवाद देती हूं मैं उनको। जी केदार जी, इस जो धार्मिक महत्व की योजना है श्री कृष्ण पाथे, जहां भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से जुड़े जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के जो स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा, उनके विषय में लोगों को अवगत कराया जाएगा, उन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाया जाएगा ताकि विश्व जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की तरफ बड़े कौतूहल से ताकता है वो जान सके। अब इस योजना में कांग्रेस को राजनीति कहाँ नजर आ रही है? कांग्रेस कह रही है पहले राम के नाम पर राजनीति की, अब कृष्ण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए सर, जो बातें कही गई है उन बातों का तो हम लोग समर्थन करते हैं। हम जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पक्षधर हैं। गांव को मजबूत करने की हम वकालत करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। किसानों को दूध का दाम मिले इसकी हम लोग मांगे करते ही आए। जो चीजें यहाँ कई जैसे बड़ा गीता भवन बनाना हुआ पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, धार्मिक ग्रंथ रखने के लिए अलग, ये तमाम चीजें कही है। एक गांव को विकसित करने की बात कही है। ये तमाम बातें बहुत अच्छी है, इसमें जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तकलीफ है। कागज देखी और जमीन देखी, दोनों में बड़ा फर्क है सर। कागज पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, वो धरातल पे उतार नहीं पाते हैं। अब जब धरातल पे नहीं उतार पाओगे तो उस पे तो सवाल उठेंगे। अब बातें आई कि कांग्रेस, भाई कांग्रेस ने तो पुरातत्व विभाग बनाया, उसको हम लोगों ने पूरी हमारी विरासत को, देश की विरासत को तो हम लोगों ने शुरुआती दौर से ही
सुरक्षित रखने का काम किया है। हमने हर जगह धर्म के मंत्रालय बनाए, जो हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारे लोगों के जो धार्मिक अधिकार हैं, जो धर्म की अच्छी चीजें, उनको हम लोगों ने हमेशा आगे रखा है। उसमें भी हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। बात तकलीफ की यहाँ, देखिए अध्यात्म और राजनीति में बहुत बहुत अंतर है। जब हम अध्यात्म का सहारा, धर्म का सहारा राजनीति में लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। देखिए आज आप एक गांव बनाने की बात कह रहे हैं, अब ये कोई 29 वो सांसद वाले कौन से गांव थे गोद लेने के, वो बने नहीं। गोकुल गांव की बात हुई, स्मार्ट विलेज और न जाने कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए। अब आप 5 साल तक उस क्षेत्र में एक गांव बनाने की बात करें, बाकी गांव का क्या डेवलप करिए, पहली बात। दूसरी बात हमारा ये कहना है, कृष्ण भगवान के सिद्धांत है। अब जब कृष्ण जी की बात हो रही है तो उनकी कृष्ण नीति की भी बात करनी पड़ेगी। उनके 4 सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा भाई गांव में मदिरा नहीं चलेगी, गांव में जुआ नहीं चलेगा, गांव में ये मांस नहीं चलेगा, गांव में अवैध तरह के जो भी काम है वो नहीं चलेंगे। तो सरकार ये तय कर रही है कि अब मध्य प्रदेश में जो गांव हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं वो पूर्णतः इन सब दोषों से दूर रहेंगे। मेरी विशेष आग्रह रहेगी कि ये अगर हम वास्तविकता में कि भगवान कृष्ण जी के सिद्धांतों पर अगर हम गांव डेवलप कर रहे हैं तो ये उन गांवों में होना चाहिए। पहला बात। मैं आता हूँ दूसरे राउंड में आता हूँ। जरा मैं सुरेश शर्मा जी से पूछ ले। सुरेश जी देखिए, वो कह रहे हैं श्री कृष्ण पाथे जो योजना है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित जो भी अध्याय हैं, जो भी लीलाएं यहाँ जीवंत हुई हैं, उन सब से जुड़े हुए धार्मिक जो स्थल हैं या जो आध्यात्मिक महत्व के स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा, उनको विश्व मानचित्र पर लाया जाएगा। उसके साथ साथ एक गीता भवन बनेगा जहाँ पुस्तकालय होगा, पार्किंग होगी, कैफेटेरिया होगा, एक तरीके से वाचनालय जैसे पहले गांव में हुआ करते थे, ग्राम पंचायत स्तर तक हुआ करते थे। तो अगर ये योजना कांग्रेस करी, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कथनी करनी में अंतर है। हालांकि योजना के लागू होने के पहले दिन ही कांग्रेस बहुत सिरे से इसको खारिज कर रही है और एक तरह से दबे मुंह से स्वीकार भी कर रही है कि ठीक है तो अच्छी, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ये कथनी करनी का फर्क बहुत ज्यादा है। इसमें 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस इस योजना का समर्थन कर रही है और ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात राजनीतिक है, तो वो राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये बात कह रही होगी कि भाजपा जो है जिस प्रकार के धार्मिक विषयों को उठाती है उनके क्रियान्वयन में वो कितना प्रतिशत सफल होती है। अब इसमें भाजपा ये दावा कर सकती है कि उन्होंने राम मंदिर का नाम लिया था, आंदोलन किया था, राम मंदिर बना दिया। उन्होंने धार्मिक पर्यटन की यदि बात करेंगे तो उन्होंने कह सकते हैं भाई काशी विश्वनाथ बना दिया और मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना दिया। इस तरह के वो तर्क देकर के अपनी बात को प्रमाणित करेंगे। और कांग्रेस जो है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए बार बार ये बात कहेगी कि इसके लिए राजनीति के वोट लेने का ज्यादा प्रयास किया गया है और केवल जो है आपने धार्मिक पर्यटन के आड़ में या धार्मिक पर्यटन कराने के बाद जो आम जनता की जरूरतें हैं, जैसे महंगाई है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा का स्तर है, ये सब बातें कही जा सकती हैं। तो ये कांग्रेस अपने तर्क को कहने के लिए मजबूत तर्क देने की स्थिति में रहती है। तो ये एक राजनीतिक पक्ष हो गया। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये है कि जो योजनाएं मोहन यादव सरकार के द्वारा कही जा रही हैं उन योजनाओं का समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। ये एक दूसरी बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस करता हूं वो ये है, और वो ये बिल्कुल है कि आप जो है जो बातें कह रहे हो उनके क्रियान्वयन की प्रतिशत को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पहले भी गौशालाओं की बात की गई थी, कमलनाथ जी के समय भी की गई थी, रामपथ गमन की बात की गई थी, कमलनाथ जी के समय भी की गई थी। लेकिन 25-20 साल के अंदर जो है वो रामपथ गमन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, बहुत आउटपुट नहीं आया, इसलिए आरोप लगाने के रास्ते बनते हैं। करिए, आउटपुट लाइए तो समझ में आता है। अब दूसरी बातें देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, भारत जो है सांस्कृतिक रूप से उन्नत हो रहा है। एक समय ऐसा था, पहले भी राजा महाराजा जो है वो अपने यहाँ कुलगुरु रखते थे, राजपुरोहित रखते थे, वे सारे धार्मिक अनुष्ठान की बातें होती थी, आपको उपदेश दिया जाता था, धर्म के आधार पर सरकार चलाने की बातें की जाती थी। ये भारत की परंपराएं थी। हमने चाहे रामायण काल को देख ले, चाहे महाभारत काल को देख ले, चाहे अन्य क्षेत्रों को देख लीजिए। इसके बाद जो मोहन यादव जी ने जो अभी ताजा कहा है उसमें
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके उत्थान के बारे में जो फिलहाल कुछ लंबे समय से बातचीत चलती है, जैसे मान लो लाल डोरा योजना आई, देश भर में आ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जमीनें हैं वो किसान की रजिस्ट्रियां जो है, घरों की रजिस्ट्रियां नहीं होती, छोटे छोटे जो खेत में जैसे गोबर डालने के लिए, पशु पालने के लिए जो जगह बनी हुई थी उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती थी। अब लाल डोरा के माध्यम से पूरे देश भर में एक प्रकार का ये काम हुआ, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, क्योंकि वो कर्ज लेने की स्थिति में होंगे। अब जो दूध के बारे में बात हुआ है, गौशाला के बारे में बात हुआ है, गोपालक के बारे में बात हुआ है, इससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आने की स्थिति बनेगी। और जो कृषि के लाभ की बात यदि सोची जा रही है तो उसके लिए जो अतिरिक्त जो लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि केवल कृषि उत्पादन से, अन्न उत्पादन से या दलहन उत्पादन से जो लाभ मिलता है उसके प्लस में यदि पशुपालन और उसके पशुओं के आधार पर जो होने वाले आर्थिक लाभ हैं उनकी बातें और जुड़ने लग जाएंगी तो किसान देश भर का संपन्न होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है। अब गीता भवन की बात हो रही है, हमें याद है इंदौर में गीता भवन था, हम सब लोग जाया करते थे वहां और देखने के लिए संडे के दिन ही जाते थे। जी जी। एक कांच महल बना था, वहां हम देखने के लिए जाते थे, मैं भी इंदौर में लंबे समय रहा हूं। तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो हमें सांस्कृतिक जानकारियों के साथ साथ गीता के उस महत्व को भी समझाती थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में कही थी। और उसके अंदर आपका पूरा जीवन चित्रण है, किस प्रकार से आपको जीना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस प्रकार से अपनों का सम्मान, ये सारी चीजें उसमें थी। तो मुझे लगता है सांस्कृतिक उत्थान की इन बातों में भी, और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, ये सारी बातें जो हैं, जो सरकारी स्तर पर कही गई हैं, वो सरकार के द्वारा क्रियान्वयन की जाने वाली बातें हैं। इसके अतिरिक्त जितनी बढ़ने वाली बातें हैं कि गांव में मदिरा बंद होगी या नहीं होगी या फला होगा, ये सोशल सेक्टर की बातें आती हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए और हम सब लोग भी उसमें लगे। तो मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर की बातें, सोशल सेक्टर के अंदर हम सब लोग काम करने वाले लोग उसको पूरा करें। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं, संक्षिप्त प्रतिक्रिया का दौर रहेगा ये। केदार जी, देखिए, हर राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बहुत ही बेहतरी से प्रदर्शित करता है। जो हमारे पश्चिमी देश हैं वहाँ तो उनके कार्निवाल या कोई उनकी पूर्व से चली आ रही किसी परंपरा का वो इस प्रकार से, मतलब उनके पास क्या है, वो टोमेटिना फेस्टिवल और ये कार्निवाल वो कार्निवाल करते हैं। यहाँ हजारों सालों पुरानी हमारी आध्यात्मिक अगर कोई संपदा है, आध्यात्मिक महत्व का स्थल है और वो भगवान कृष्ण के फॉलोअर तो पूरे विश्व में, तो ऐसा युग पुरुष इस धरा पर जन्मा है और हमारे मध्य प्रदेश में रहे। अगर वो स्थल विकसित किए जाएंगे तो रोजगार को, धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी उन क्षेत्रों में। आपकी ये बात सही है कि थोड़ा सा सरकार का रुख पहले इन प्रकार की योजनाओं पे बोलने में और उनके क्रियान्वयन में हल्का रहा है, लेकिन ये एक नई सरकार है, नई ऊर्जा से काम कर रही है। भगवान कृष्ण के धार्मिक महत्व के स्थलों को चिन्हित करने का ये जो विचार है, ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मौलिक विचार है। इसके पहले कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। राम पर बहुत चर्चा हुई, कृष्ण पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। तो अगर अब सरकार ऐसा कर रही है और फिर उससे जुड़ा हुआ, कृष्ण को ग्वाला कहा जाता है, तो गौ पालकों को अनुदान दे रही है, ये उनके दिमाग में है, गौशालाएं बनाई जाएंगी। आपने कहा कि एकदम राम राज्य की कल्पना के जो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को 100% अपने आचरण में ले आना, शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। तो शुरुआत पर ही सवाल क्यों है? सर, शुरुआत पे सवाल इसलिए अयोध्या में मंदिर बना, जमीन घोटाले कैसे हुए आपने हमने सबने पढ़े। वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ आप हमने सबने देखा है। हमने उज्जैन महाकाल मंदिर का जो कॉरिडोर बना उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसको हमने देखा है, और जो हमारे यहाँ सिंहस्थ मेले लगते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हमने देखा है। राजनीति, मैं वही कह रहा हूँ कि वो राजनीति का काम थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा अगर बचाएं। देखिए, संस्कृति बचाना, धर्म बचाना ये हमारे प्राथमिकता है, हमारी आइडेंटिटी को बचाना ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। परंतु उसमें जब ये स्वार्थ आ जाता है ना सर, चाहे वोट का हो या नोट का, वो कहीं ना कहीं दिशा बदल देता है। मैं अंत 10 सेकंड और लूंगा सर। इस पूरी आज की चर्चा में एक बात आई है कि जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। सर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन है और सोयाबीन जो जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो हमारा जैविक के नाम पे होता है पूरे विश्व में। हम इकलौते एक तरीके से सोयाबीन का जो है जैविक एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। आज पूरा मध्य प्रदेश का जो किसान है वो सोयाबीन का दाम जो है उसकी लागत नहीं निकल रही है, वो हाहाकार मचा रहा है।
सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो हमारा ये कहना है कि जो आप बातें कर रहे हो उसका कम से कम 50% तो इम्प्लीमेंट कर दो, ज्यादा नहीं तो 50% हो जाए, ठीक है। बाकी तो चलता है राजनीति में, ऊंची नीची बातें होती हैं, बड़ी बातें कह दी जाती है, छोटा काम होता है, परंतु जो बातें हो रही है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। उस इकोनॉमी का जो मॉडल है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जमीन पर उतरना चाहिए। हम सबका उद्देश्य एक ही होता है ना कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश का गौरव आगे बढ़े, हमारे प्रदेश में लोगों को रोजगार मिले, शांति आए, अमन आए, चैन आए, सब लोगों में खुशहाली हो, यही सब लोगों का उद्देश्य है। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग जहां भी भारतीय जनता पार्टी जी वाणी जी से भी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेता हूँ। वाणी जी, बहुत संक्षिप्त। 2-3 चीजों का उल्लेख किया है केदार जी ने। एक तो ट्रांसपेरेंसी, तो मैं इनको याद दिला दूं कि अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत अलग अलग श्रेणी में अलग अलग योजनाओं के तहत जनता को पैसे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। आपको ध्यान होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस चीज का खुद खुलासा किया था कि मैं 1 रुपया अगर नीचे भेजता हूं 15 पैसे ही मिलते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस ने तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, पुरातत्व विभाग का आपने स्थापना की, पर आपने राम को काल्पनिक बनाया। आपने राम मंदिर के जो निमंत्रण था उसको भी ठुकराया। हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारे द्वार पे अगर कोई आमंत्रण देना आता है, हम बेशक ना जाएं पर हम ठुकराते नहीं हैं। तीसरी चीज, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको हमने केंद्रित किया है किस पे? हमारी पुरानी संस्कृति पे, हमारे पुराने जो व्यवस्था थी समाज की, इसलिए किया है कि हमारी अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है और उनको सशक्त करेंगे तो हमारा देश भी शक्तिशाली होता है और विश्व पटल बहुत माफी के साथ, बहुत सर संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में। सुरेश जी, जी सुरेश। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो योजनाएं लाई गई है इनका क्रियान्वयन होना चाहिए। जो किसानों के प्रति चिंताएं व्यक्त की जा रही है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं, और उस चिंता में मैं केवल एक बात जोड़ता हूं कि यदि हमारा पचामा का सोयाबीन प्लांट बचा लिया जाता या कृषि फार्म बाबई बचा लिया जाता तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर होता। तो हम आज की स्थिति में और ज्यादा कुछ कहने की पोजीशन में होते। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यह सिर्फ सांस्कृतिक विरासत बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि अपना मूल, अपना अस्तित्व बचाने की कवायद है, क्योंकि धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, सत्य सनातन काम बचेंगे। तो बहुत कुछ बचाने की जरूरत है, और जब से शुरू हो जाए तब से उसका स्वागत करने की जरूरत है। इस प्रकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसे विषयों पर राजनीति ना हो तो बेहतर है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।